हेलो बच्चों, एग्री बायोमिस्ट्री चैनल पर हम पहली बार आपके लिए ऑर्गेनिक के लेकर आए हैं। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का बेसिक से, ऑर्गेनिक का GOC1, GOC2, क्योंकि अगर आप नीट में देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं। और ऑर्गेनिक अगर ऑर्गेनिक एक तरफा पूरा आधा रखता है और बाकी मिलाकर इनऑर्गेनिक और फिजिकल रखता है, तो इसीलिए हम आपको नीट से पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और हम लाए हैं आपके लिए बेसिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक के बेसिक इंपॉर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब लाए। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, है ना, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मोस्टली कार्बन जो है वो किसके साथ जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए हम हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन नहीं होता एक्सेप्ट CO2 एंड CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है पर उनके अंदर कार्बन है, ठीक है। अगर आप बात करोगे सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी जिसे वर्जीलियस ने 1815 में दिया था। उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक को, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आप लैब के अंदर, आप प्रयोगशाला के अंदर अकार्बनिक पदार्थ से नहीं बना सकते, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड can only be synthesized from living organism and cannot synthesize from inorganic matter especially in laboratory, है ना। मतलब जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं केवल और केवल सजीव जो मैटर है, सजीव जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही बनाए जा सकते हैं, निर्जीव चीज़ों से नहीं बनाए जा सकते, है ना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि H2O है, NaCl है, X है, T है, ये हमेशा क्या है, सजीव है और ये केवल और केवल लिविंग मैटर से बनाए जा सकते हैं, नॉन लिविंग से नहीं, लैब के अंदर नहीं बनाए जा सकते। अगर हम बात करें दूसरा, तो आपके जो जर्मन केमिस्ट थे, है ना, जर्मन केमिस्ट थे ओलर, है ना, जर्मन केमिस्ट थे, उन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने पहली बार एक कार्बनिक पदार्थ को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया था, पहली बार, और किससे, इनऑर्गेनिक से, अमोनियम साइनेट से उन्होंने बनाया था। NH4NCO के द्वारा उसको गर्म करने पर पहला कार्बनिक पदार्थ जो लैब के अंदर तैयार हुआ था, यूरिया। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो प्रयोगशाला में बनाया गया, तो वो है यूरिया। अगर हम बात करें एंटोइन लेवोजियर की, तो एंटोइन लेवोजियर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन्होंने ही कार्बन शब्द दिया था या कार्बन नाम दिया था। वो एक लैटिन वर्ड है, कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चारकोल। क्या मतलब होता है, चारकोल। अगर हम बात करें कार्बन के फिजिकल स्टेट की, तो कार्बन सॉलिड अवस्था में होता है ना, ठोस अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पर, डार्क ग्रे कलर का होता है, अधातु है। जैसे ही आपने देखा अधातु तो हमको समझ में आया, अधातु मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ना कि देने वाला। तो अधातु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो अधातु कहलाते हैं। एग्जिस्ट इन, कार्बन कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल में पाया जाता है, कोल में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, डायमंड्स में पाया जाता है। ये कभी भी रिएक्ट नहीं, डोंट रिएक्ट एंड डिजोल्व विथ वाटर एंड एसिड, है ना, पानी में ना तो घुलता है ना ही उसके साथ रिएक्शन करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हिंदी में श्रृंखलन गुण कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कार्बन के पास, पूरी आवर्त सारणी में कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट होती है। तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब क्या करें, ये आपस में क्या करें, हाथ पकड़ ले एक दूसरे, ये इसका ऐसे डेढ़ पकड़ते जाए, मतलब श्रृंखला बना ले, हाथ पकड़ के क्या बना ले, श्रृंखला बना ले। उसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जोड़ा बनाना। सब लोग बनाते हैं, अपना अपना जोड़ा ढूंढते हैं और तुरंत जैसे ही मिलती है तो जोड़ा बना लेते हैं। तो कार्बन के पास भी जोड़ा बनाने की, एक से या तो खुद से कार्बन 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 या किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर जोड़ा बनाना है, उसे जोड़ा बनाना है, मतलब नहीं कोई भी आए। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 4। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो कार्बन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, कार्बन की 4 संयोजकता से 2 फॉर्म बन सकते हैं। एक तो होते हैं ये, जिसे हम टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय बोलते हैं, और एक बन सकता है ये,
जिसे हम वर्ग समतलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समतलीय। ठीक है, अब ये वाला स्टैंड आप भली बात ही जानते होंगे। अगर आपकी शादी हुई होगी, अरे आपकी नहीं होगी तो क्या दूसरे की शादी तो गए होंगे, तो वहाँ कैमरा स्टैंड वाला होता है, नीचे ट्राइपॉड रहता है, ऊपर रहता है, उसके ऊपर कैमरा लगाते हैं, तो ये ट्राइपॉड है। तो चतुष्फलकीय संरचना, स्क्वायर प्लेनर जो है वो अपनी कॉपी एक स्क्वायर होती है, तो वो वाली संरचना। इन दोनों में ही आपकी जो ये चतुष्फलकीय संरचना है कार्बन की, वो अधिक स्थायी होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना वाला स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है। तो मेनली जो कार्बन जो रहता है वो इसी फॉर्म में रहता है। अगर बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो देखिए कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कोवेलेंट क्या होता है, आयनिक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, कोवेलेंट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, बराबर की साझेदारी। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहा हूं, है ना, हमको पार्टी का प्लान है, पार्टी सार्टी करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि भैया 500 रुपये मैं दूंगा और 500 रुपये वो देगा। दोनों ने 1000 रुपये कलेक्ट किए और हमने जो हमें पार्टी सार्टी के लिए चाहिए था वो हम लाए और हमने क्या बनाया, मूड बनाया। तो ऐसे ही इसमें जो रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। मतलब जब दो तत्व के बीच में, है ना, ए और बी तत्व के बीच में बराबर की साझेदारी, यदि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे तो सिंगल बॉन्ड, यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे तो डबल बॉन्ड, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कैरेक्टर है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। अगर बात करो ऑर्गेनिक की रिएक्शन का, तो पुराने बंध जो हैं वो टूटते हैं, पुराने जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या बनते हैं, है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इट इज ए रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, अगर बात करो रिएक्टेंट की, दो होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या काम करता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो सबस्ट्रेट का काम होता है कि जो पुराने बंध टूट रहे हैं उनको नए कार्बन प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर मान लीजिए ये बॉन्ड टूट रहा है, अब इसको किसी से जुड़ना है, तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, उसको नया कार्बन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। और रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट अभिक्रिया होने के लिए एक पथ, एक डायरेक्शन, है ना, एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ए बी था, सी डी था, ए बी के बीच में और सी डी के बीच में ओल्ड बॉन्ड है। ये ओल्ड बॉन्ड क्या हुए, टूटे, और फिर बी का सी से और ए का डी से न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये न्यू बॉन्ड बन गए। ठीक है भैया, पुराना जोड़ा टूट जाता है, ब्रेकअप जब हो जाता है तो रोना धोने के बाद नया बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे ही इनका है, अगर पुराना बॉन्ड टूट गया है तो नया बॉन्ड तो बनाएंगे, किसी ना किसी कोई तो होगी, तो इनकी कोई तो जैसे ही आ जाती है तो ये नया बॉन्ड बना लेते हैं। फिर इसमें रिएजेंट होते हैं, कंडीशन होते हैं, कंडीशन होती है कि कैसी कंडीशन में रहे हो आप, है ना, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, तो वो सब इसके अंदर आएगा। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें ऑर्गेनिक की, तो इतने स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा है अटैकिंग रिएजेंट, तीसरा है इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहले बॉन्ड क्लीवेज होगा, जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, उस पर कोई प्रतिघात जो प्रजाति है वो आके प्रतिघात करेगी। बाहुबली में देखा होगा, कटप्पा जब बोलता है प्रतिघात, तो वो जोर से दम लगाते हैं। तो ऐसे इसमें रिएजेंट स्पीसीज आके इससे क्या करेगी, अटैक करेगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट, बॉन्ड टूटने के बाद कैसा बच रहा है, मुक्त मूलक बच रहा है, कार्ब कैटायन बच रहा है, कार्ब एनायन बच रहा है, तो वो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीओसी अगर ये आप समझ गए, जीओसी का पहला भाग आपने समझ लिया। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, इतने इफेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे एक एक से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ आपको क्लियर कराया जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 100% जीओसी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवाने दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गए। अगर हम पहला देखें बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक को हिंदी में बोलते हैं समांश विदलन, है ना। बॉन्ड क्लीवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विदलन या विखंडन, ठीक है। क्या होता है, दो कार्बन परमाणु के बीच में जो पुराना बॉन्ड है वो टूट जाए, उसको बंद विदलन, है ना, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। ये समांश है, ये विसमांश है। अब देखिए मतलब क्या है, देख लीजिए आप। मान लीजिए ए और बी, यहाँ भी ए और बी, ठीक है। ए और बी के बीच में समांश विदलन हुआ। समांश विदलन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी एक एक की, समांश हुआ मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन
अपने पास ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। मछली का कांटा देखे हो, ये वाला ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है मछली का कांटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यहाँ जो बन रहा है वो ये डॉट और ये बी डॉट बन गया, यानी कि समांश विदलन के द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। अगर देखो वी समांश विदलन, वी समांश विदलन तभी आएगा जब किसी दो परमाणु के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर होगा, अट्रैक्शन होगा। कोई चंट चालाक चतुर व्यक्ति बैठा है, पार्टी करने गए, भैया एक दोस्त ऐसा होता है जो बोलेगा कि मैं बाद में दे दूंगा पैसे, अभी तुम लगा लो। तो क्या करेगा, पूरा पैसा एक ही व्यक्ति ने दिया है। मतलब जब ये बीच की साझेदारी हुई थी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के ऊपर गए हैं, ये तो इसी का था, ये नया इलेक्ट्रॉन आया है इसके ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर एक माइनस, जिसकी तरफ से गया है उसके ऊपर एक प्लस। तो इस प्रकार के बंध विदलन से माइनस और प्लस कार्ब एनायन और कार्ब धन आयन बनते हैं, इसीलिए इसको भी समांश विदलन कहते हैं। इसमें क्या होगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है बॉन्ड उसी की दिशा में टूट जाएगा और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसकी अपोजिट दिशा में जाता है। तो जिसकी तरफ टूट रहा है उस पर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस। तो वी समांश बंध विदलन से कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन बनते हैं, ध्यान रखना। अब ये बात देखिए, समांश विदलन है जो सामान्यतः गैसियस प्रवस्था वाले, जिनकी गैसियस स्टेट होगी या नॉन पोलर बॉन्ड वाली कंडीशन में ही होता है। लगभग जनरली सामान्यतः कहाँ होता है, गैसियस प्रवस्था वाले, गैसियस स्टेट वाले या नॉन पोलर बॉन्ड के बीच में आपका समांश बंध विदलन लगता है। अगर वी समांश की बात करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बचता है, ये बताइए कि समांश और वी समांश विदलन में किस में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, समांश को कराने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी या वी समांश को? तो समांश वी समांश विदलन में ऊर्जा ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आपने एक प्रैक्टिकल बचपन में बहुत किया होगा, कंघे को ऐसे रब करते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे उठाते हैं तो तुरंत उठ जाते हैं, मतलब आपने इसको चार्ज किया और जैसे ही इसको उठाया तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। तो वी समांश विदलन में बनते हैं धन और ऋण। तो धन और ऋण के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थिर बल लगता है, जिस कारण से इनको अलग अलग करना मुश्किल है। बहुत ही कर्रा, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही गहरा संबंध है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किस विदलन में ऊर्जा ज्यादा लगती है, तो वी समांश विदलन में ऊर्जा ज्यादा लगती है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मुख्यतः दो प्रकार का है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लव, प्यार, आप करते हैं किसी ना किसी से। तो ये वाली स्पीसीज भी ऐसी है जो किससे प्यार करेगी, फाइल का मतलब है लव और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। इनको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अर्थात इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। तो सभी धनायन जिनके अष्टक अपूर्ण हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सभी धनायन जिनके अष्टक अपूर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो उदाहरण में क्या है? H+ है, R+ है, NO+ है, BF3 है, AlCl3 है, ZnCl3 है, CO2 है, FeCl3 है। अब आप बोलोगे सर धनायन देखकर तो हमें पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन उदासीन का कैसे पता करें? तो गुरुजी कुछ तो ट्रिक बताओ। तो भैया ट्रिक ये है कि जब भी तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल देखना होगा तो जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होगी। देख लो, AlCl3 में केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम है और जुड़ा हुआ परमाणु Cl है, उसमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? Cl की। ZnCl2 में जिंक क्लोराइड में जुड़ा हुआ परमाणु क्लोरीन है, केंद्रीय परमाणु जिंक है, ज्यादा किसकी है? जुड़े हुए परमाणु की। CO2 में केंद्रीय परमाणु C है, जुड़ा हुआ परमाणु ऑक्सीजन है, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? जुड़े हुए परमाणु की। तो लिख लेना, ये ट्रिक है। इलेक्ट्रोफाइल जब भी उदासीन वाला मिले तो क्या देखना है? यदि जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन, ये दो इंटरमीडिएट अवस्था और आएंगी आगे जिनको हम पढ़ाएंगे। कार्बीन्स का मतलब है जब किसी कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड में समांश विदलन हो जाए, 2 बॉन्ड में क्या हो जाए? समांश विदलन। तो ऐसी संरचना बनेगी, 2 डॉट आ जाएंगे और 2 बॉन्ड बचे रहेंगे।
नाइट्रीन में भी सेम है, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा? समांश विदलन। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी, 2 डॉट पहले से थे, 1 डॉट और आ गया, तो इस कंडीशन को नाइट्रीन या कार्बिन कहते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं, क्या मतलब है? लुईस एसिड मतलब लुईस अम्ल, उनका मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह कार्य करेंगे। FeCl3 लुईस एसिड है, BF3 लुईस एसिड है, ZnCl2 लुईस एसिड है, AlCl3 लुईस एसिड है। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताएंगे ये वाली बात कि इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बन श्रृंखला की, मान लीजिए इस कार्बन श्रृंखला पे इस इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है, एक तो ये प्लस वाला सेंटर है और एक ये माइनस या लोन पेयर वाला सेंटर है, तो कहाँ जाकर अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, भिखारी है, तो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, धनी व्यक्ति के पास या गरीब के पास। आपको ये कमेंट करके बताना है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाविक स्नेही। क्या है? नाविक स्नेही। नाविक को प्यार करने वाला। नाविक को प्यार कौन करेगा? नाविक है धनात्मक, तो नाविक को प्यार करने वाला होगा ऋणात्मक, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो ऋण आयन वाले भी आ जाएंगे, लोन पेयर वाले भी आ जाएंगे। मतलब ऐसे यौगिक जिनके ऊपर लोन पेयर एकांकी युग्म है और जिनके ऊपर माइनस है, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ जाएंगे। तो OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, RCOH, एक लोन पेयर यहाँ हो पे, एक यहाँ, CN माइनस, NO2 माइनस, R माइनस, RCOH माइनस, H2O 2 लोन पेयर है, ROH एल्कोहल, उस पर भी लोन पेयर है, RNH2 अमाइन ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, RMgX, LiAlH4, NaBH4, ये सारे के सारे किसकी तरह कार्य करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? जस्ट इसका उल्टा। जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से कम हो तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक वालों को तो देख के लगा ही देना कि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। वो लुईस अम्ल थे, तो ये क्या है? लुईस क्षार। मतलब जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। सामने जो भिखारी आने वाला है, जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसीलिए लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 2 होता है, एक एमबी फाइल भी होता है ना। एमबी फाइल का बता देता हूँ। एमबी फाइल का मतलब ऐसा सेंटर जिसके मतलब एक यौगिक ऐसा है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल केंद्र भी है और इलेक्ट्रोफाइल केंद्र भी है, दोनों केंद्र हैं। जैसे RCOCl है ना, RCOCl। अगर इसकी बात करो तो इसमें अगर देखो तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा, है ना। RCO देख लो तो ये इस पर ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है और ये वाला सेंटर न्यूक्लियोफिलिक है। तो ऐसा यौगिक, ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर धन वाला और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर माइनस वाला दोनों हो तो उसको हम एमबी फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमबी फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके उदाहरण बताएंगे मुझे एमबी फाइल के, जरूर कमेंट कीजिए। अगर पढ़ना है, सीखना है, कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए अगला देखते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट अभिक्रिया की मध्यवर्ती अवस्थाएं। अभिक्रिया की मध्यवर्ती अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं: कार्बधनायन, मुक्त मूलक, कार्ब एनायन। कार्ब धनायन का मतलब ये है कि मान लीजिए कार्बन किसी के साथ जुड़ा था, उसके अंदर हुआ विसमांश विदलन, मतलब किसी एक परमाणु की तरफ बॉन्ड टूट गया तो कार्बन पर आया प्लस, तो ये बन गई कार्ब धनायन अवस्था। कार्ब धनायन में 3 बॉन्ड बने हैं। अब धन आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, लोन पेयर 0 है, पाई बॉन्ड 0 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अष्टक अपूर्ण है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 संकरित है, लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। स्ट्रक्चर देख लो, 1 2 3 बॉन्ड बन गए,
और बाकी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का क्या है? जोड़ा है, तो इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्यों बोल रहा है? क्योंकि अष्टक होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 6 ही है, इसीलिए इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है ना। लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 भी नहीं। अगर आप बात करो मुक्त मूलक की, तो मुक्त मूलक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यू में बन जाए सिंपल था। तो फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आप अगर देखोगे तो ये कब बनता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? समांश विदलन, तो इस पे डॉट आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बने रह गए, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये और एक ये डॉट वाला आ गया, तो टोटल हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब भैया 6 ने तो अपना जोड़ा बना लिया, 2 2 का जोड़ा बन गया 6 पे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहा, सिंगल व्यक्ति है, सिंगल मिंगल हो नहीं रहा है, तो भैया ये रहा अनपेयर, इसीलिए इसका नेचर है पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। ऑक्टेट क्या है? अष्टक अपूर्ण है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, विषम संख्या वाला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। sp2 संकरित है। क्या है? sp2 संकरित है। अगर बात करें कार्बेनाइन का, तो वही वाली बात है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में विसमांश विदलन हुआ होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, तो कार्बेनाइन बन गया। अब भैया 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो हो गए 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और आ गया तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका अष्टक हो गया पूरा। बाहरी की कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर है, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? प्रति चुंबकीय नेचर का होगा। संकरण sp3 होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस की तरह कार्य करेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, पाई बॉन्ड 0 है, लोन पेयर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच है और इसका जो आकार है वो है पिरामिडल। क्या आकार है? पिरामिडल, है ना। तो देख लीजिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 1 और माइनस से आ गया, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें आगे जो आएगा वो आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना। अगली जो वीडियो आपके लिए आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, ठीक है। आप जब भी वीडियो देखने के लिए आएंगे तो आप पहले से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट याद करके पढ़ के आएंगे, ताकि मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पॉइंट बताने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो समय है वो आपको रिवाइज करने के तुरंत बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। तो हमने इसीलिए ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट कर दी। अगर समय मिलेगा तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी कराएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क को अटेंड कर सकें, ज़्यादा से क्वेश्चन को ले सकें। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक का अगला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक। आप सारे पढ़ के आएंगे। डायरेक्ट हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे आपके लिए कुछ उपयोगी मिल रहा है तो लाइक किए बिना मत जाइए, कमेंट किए बिना मत जाइए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़े से हाथ आपको भी चलाना पड़ेगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है वो लाकर आपको दें, ताकि आपके लिए कुछ अच्छा हो सके, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। एग्री बायोकेमिस्ट्री।